आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारा फ़र्स्ट वीक जो है वो जावा का जो था उसमें हमने 4 लेक्चर्स जो कवर किए थे वो कंप्लीट हो गया है। और आज से हमारा जो लेक्चर है जो मैं डिलीवर कर रहा हूं वो बेसिकली वीक नंबर 2 से बिलोंग करता है। तो आज जो है वीक 2 का फ़र्स्ट लेक्चर है। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा जिसका नाम कोड विद फैसल है। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट के साथ कि इस एरिया के अंदर जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर जो है वो इस टाइम पे है, यहाँ पे कहीं पे आपको सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का नज़र आ जाएगा। इस टाइम पे तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब यूट्यूब में वीडियो हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उस बटन को काइंडली क्लिक कर लें और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाओगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जो आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस के बगैर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर उसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस सादा ज़ुबान में ये हम कह सकते हैं कि एक क्लास के अंदर देखें, आपकी क्लास के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो क्लास के अंदर मौजूद होंगे डेटा मेंबर्स, यानी कि जो क्लास के वेरिएबल्स कहलाते हैं, और दूसरा क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस होंगे, जिनको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड या डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं उनको हम मेंबर फंक्शंस कहेंगे। तो अगर आपको लेट सपोज किसी आपने क्लास ऑलरेडी एक बनाई हुई है, एनी क्लास ए बी सी, ठीक है, और उसके अंदर चंद एक मेंबर फंक्शंस हैं, चंद एक डेटा मेंबर्स हैं। आपको उस क्लास के मेंबर फंक्शंस और उस क्लास के डेटा मेंबर्स की ज़रूरत है किसी और क्लास में। और वो जो दूसरी जो नई क्लास है, लेट सपोज उसका नाम है एक्स वाई जी, और आपको उस क्लास के अंदर जो है मज़ीद उसके अपने भी कुछ मेंबर फंक्शंस आपने उसके अंदर जो है वो डिफाइन करने हैं, और उसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स आपने जो है वो डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये कि एक्स वाई जी जो आपकी क्लास होगी, जो नई क्लास है, उसको पहले से बनी हुई क्लास ए बी सी उसके भी जो है वो मेंबर फंक्शंस की ज़रूरत है। तो इस काम को करने के लिए आपको नए सिरे से फ्रॉम द स्क्रैच एक्स वाई जी क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ प्रीवियसली बिल्ट क्लास। ऑलरेडी जो आपकी क्लास पहले से जो बनी हुई है, आप उसकी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करते हुए जो है नई क्लास जो है वो बना सकते हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। और आपकी जो नई क्लास होगी एक्स वाई जी, जब वो इनहेरिट कर लेगी आपके ए बी सी क्लास के तमाम मेंबर फंक्शंस को और डेटा मेंबर को, तो वो कंसिडर होगा उस नई क्लास ही के मेंबर फंक्शंस और उस नई क्लास ही के डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बेसिकली इनहेरिटेंस करते क्या क्यों हैं, और इसकी जो है वो मेन इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका मेन फ़ायदा है कोड रीयूजेबिलिटी, कि यार आपकी क्लास ऑलरेडी एक बनी हुई है, आपको उस क्लास के अंदर जो बने हुए मेंबर फंक्शंस हैं या उस क्लास के अंदर बने हुए जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उस क्लास के अंदर मौजूद जो फीचर्स हैं, वो आपको एक नई क्लास के अंदर चाहिए। और नई क्लास के अंदर उसके अपने भी कुछ फीचर्स होंगे, अपने भी उसके कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे, अपने भी उसके कुछ डेटा मेंबर्स होंगे। प्लस वो क्लास जो है वो चाहती है कि ऑलरेडी बनी हुई जो क्लास के अंदर मौजूद जो फीचर्स हैं वो भी उसको मिल जाएं। तो बजाय इसके कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें और जो नई क्लास हम बनाएं फ्रॉम द स्क्रैच, तो क्यों ना हम इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद है, हम उसको यूज़ कर लें। और उसको यूज़ करते हुए क्या होगा कि आपकी ऑलरेडी जो बनी हुई क्लास होगी उसके सारे फीचर्स जो होंगे वो नई क्लास को इनहेरिट हो जाएंगे। और आपने यानी कि जो पुरानी आपकी जो क्लास है ए बी सी, जिसके फीचर्स आपको इनहेरिट करने हैं, तो उसका कोड जो है वो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप जस्ट अपनी जो नई क्लास के अंदर आपको जो नई क्लास के फीचर्स रिक्वायर्ड हैं, जो उसके अंदर मेंबर फंक्शंस आपको रिक्वायर्ड हैं, वो तमाम के तमाम मेंबर फंक्शंस, वो तमाम के तमाम डेटा मेंबर्स आप उसके अंदर डिफाइन कर लें जो कि उसके खुद के फीचर्स होंगे। प्लस उसको
जो फीचर्स इनहेरिट होंगे पहले से मौजूद क्लास से, तो वो भी उसके अंदर आ जाएंगे। इसमें एक छोटी सी सिंपल सी एक रियल लाइफ एग्जांपल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इनहेरिटेंस से ही रिलेटेड। कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं जी एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट एरोप्लेन को भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लफ्ज़ एरोप्लेन भी आ सकता था, या यहाँ पे लफ्ज़ प्लेन भी आ सकता था। यहाँ पे लेट्स सपोज एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट जो है उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एवरी सिंगल एयरक्राफ्ट, ठीक है, इट कैन फ्लाई इन द एयर, ठीक है, ये तो उसका एक फीचर हो गया। एवरी सिंगल एयरक्राफ्ट हैज़ अ विंग, ठीक है। एवरी सिंगल एयरक्राफ्ट हैज़ अ टेल, every single aircraft has a fuselage, every single aircraft uh, every single aircraft will fly with the help of some kind of a fuel, ठीक है। और हर एयरक्राफ्ट के अंदर उसकी फ्यूल की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। तो ये जो लफ्ज़ एयरक्राफ्ट है, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक जनरलाइज्ड किस्म की टर्म है, जनरल किस्म की टर्म है, बिकॉज एयरक्राफ्ट की तो बहुत सारी अकसाम है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को या एरोप्लेन को या प्लेन को हम लोग जो है वो दो डिफरेंट मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक टाइप तो आपकी हो जाती है सिविलियन एयरक्राफ्ट या सिविलियन प्लेन्स, या वो प्लेन्स जो कि कार्गो लेके जाती हैं, या वो प्लेन्स जो कि आपके पैसेंजर्स को लेके जाती हैं। और इसी तरीके से एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट की एक दूसरी किस्म हो सकती है फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, या फाइटर प्लेन्स, ठीक है, जिनका काम जो है वो लड़ना है, जिनका काम जो है वो एनिमी से लड़ना है, और जिसका काम जो है वो हथियार लेके जाना है, ठीक है, मिसाइल्स मुख्तलिफ किस्म के लेके जाना है, मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स उठा के लेके जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है, जो फीचर्स मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले एयरक्राफ्ट के आपके सामने मैंने गिने थे, मिसाल के तौर पे कि हर एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ने के काबिल होता है, इट इज़ मेंट टू बी फ्लोन इन द एयर। तो आपका ये जो फीचर है, ये सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी इनहेरिट हुआ हुआ है, और ये जो फाइटर एरोप्लेन्स हैं उनको भी इनहेरिट हुआ हुआ है। यानी कि जो फीचर्स आपके इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के हैं, वही सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो आपके सिविलियन में भी मौजूद हैं, फाइटर्स में भी मौजूद हैं। अब एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को फाइटर एयरक्राफ्ट से कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड फीचर्स। यानी कि जो फाइटर एरोप्लेन्स होंगे उनके कुछ अपने खुद के भी फीचर्स होंगे ना। बहुत सारे फीचर्स तो वो उसने एयरक्राफ्ट से इनहेरिट किए हुए हैं, यानी कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो कि एयरक्राफ्ट के मौजूद हैं, एयरक्राफ्ट के फीचर्स वो इसने भी ले लिए, ठीक है। फाइटर एरोप्लेन है, मतलब फाइटर एरोप्लेन जो है वो उड़ सकता है, आप ये फीचर जो है इसने एयरक्राफ्ट से लिया है। फाइटर एरोप्लेन जो है उसके अंदर फ्यूल लगेगा, यानी कि वो फ्यूल पे रन होगा, वो फीचर भी इसने जो है वो इसी से एयरक्राफ्ट से लिया है, बिकॉज एवरी सिंगल एयरक्राफ्ट रन्स ऑन सम काइंड ऑफ अ फ्यूल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, सिविलियन एयरक्राफ्ट के भी सारे के सारे फीचर्स जो होंगे, यानी कि बहुत सारे फीचर्स जो होंगे वो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट से उसको मिले होंगे। यानी कि सिविलियन जो एयरक्राफ्ट्स होंगे वो भी उड़ने के लिए बनाए गए हैं, उसमें भी फ्यूल लगेगा, उसके भी विंग्स होंगे, उसके भी टेल होगी, उसके अंदर भी फ्यूजलाज होगा। लेकिन जो सिविलियन जो आपका एरोप्लेन है, उसके अंदर उसके कुछ और फीचर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसकी कैपेसिटी के उसमें लेट्स सपोज 300 पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, 500 पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, डबल डेकर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इस तरीके से उसकी अपनी जो है ना लेंथ का फीचर होगा जो कि इसको डिस्टिंग्विश करेगा फाइटर एरोप्लेन से, बिकॉज फाइटर एरोप्लेन इज अ डिफरेंट एरोप्लेन एज कंपेयर टू सिविलियन एरोप्लेन बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोप्लेन। क्योंकि सिविलियन जो एरोप्लेन है उसके तो बहुत सारे फीचर्स तो एयरक्राफ्ट से उसको मिल गए कि ये उड़ने के काबिल है, इसको फ्यूल चाहिए, इसके अंदर जो है वो इसके अपनी विंग्स होंगे, इसकी टेल होगी। इसी तरीके से जो फाइटर एरोप्लेन है इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स इसको एयरक्राफ्ट से मिले हुए हैं कि फाइटर एरोप्लेन भी उड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर भी फ्यूल लगेगा, इसके भी विंग्स होंगे, इसकी भी टेल होगी, ठीक है। लेकिन जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा भी होंगे, यानी कि इसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है, इसकी लेंथ हो गई वगैरह वगैरह। और फाइटर एरोप्लेन जो है इसकी भी एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, इसके अपने खुद के भी फीचर्स होंगे। जैसे फाइटर एरोप्लेन जो है द नंबर ऑफ वेपन इट कैन कैरी, द टाइप ऑफ वेपन इट कैन कैरी,
ठीक है। द टोटल डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल ऑन अ फुल टैंक, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके फीचर्स हैं इस फाइटर एरोप्लेन के, जो कि इसको डिस्टिंग्विश करता है, मुख्तलिफ बनाता है फ्रॉम द सिविलियन एरोप्लेन। अब अगर हम सिविलियन की अगर हम बात करें तो सिविलियन के अंदर भी फिर आगे मजीद इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास एक कंपनी है, लेट्स सपोज उसका नाम है, फ्रांस की एक कंपनी है, एयरबस उसका नाम है, ठीक है। तो वो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं। इसी तरीके से बोइंग एक कंपनी है जो कि सिविलियन एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं। अब जो एयरबस है, एयरबस कंपनी जो भी एयरक्राफ्ट बनाती है, जो भी सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाती है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इसके सिविलियन एयरक्राफ्ट के इसके अंदर मौजूद होंगे। प्लस उसके अलावा इनके अपने खुद के भी फीचर्स होंगे जो कि एयरबस कंपनी के बनाए हुए एरोप्लेन्स को बोइंग कंपनी के बनाए हुए एरोप्लेन से डिस्टिंग्विश करेगी, इनको इससे मुख्तलिफ बनाएगी। और बोइंग कंपनी जो है, जो एरोप्लेन बना रही है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स, उसको सिविलियन एयरक्राफ्ट के फीचर्स इसके अंदर मौजूद होंगे। प्लस इसके अपने खुद के भी कुछ फीचर्स होंगे जो कि इसको डिस्टिंग्विश करेगी बोइंग के एरोप्लेन्स को एयरबस के एरोप्लेन से। इसी तरीके से जो फाइटर एरोप्लेन्स हैं, ठीक है भाई, उनका ये हर एक फाइटर एरोप्लेन जो है वो एयरक्राफ्ट है। हर एक फाइटर एरोप्लेन एक एयरक्राफ्ट है। हर एक सिविलियन एरोप्लेन जो है वो भी एक एयरक्राफ्ट ही है, ठीक है। इसी तरीके से एयरबस कंपनी ने जितने भी प्लेन्स बनाए होंगे वो सारे के सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं। बोइंग कंपनी ने जितने भी एयरक्राफ्ट्स बनाए होंगे वो सारे के सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट्स होंगे। इसी तरीके से फाइटर जेट्स को अगर हम देखें तो इसकी भी फिर मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, लाइक F-16, F-35, ठीक है, वगैरह वगैरह। एक इसमें टाइप है इसकी रफ़ाइल, एक इसकी है टाइप मिराज फॉर एग्जांपल। तो मिराज जो जहाज़ है, वो बेसिकली एवरी सिंगल मिराज एरोप्लेन इज़ अ फाइटर एरोप्लेन। यानी कि फाइटर एरोप्लेन की जो भी खसूसियात हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मिराज एरोप्लेन के अंदर मौजूद हैं। प्लस मिराज एरोप्लेन के अंदर उसकी अपनी खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और इसी तरीके से रफ़ाइल जो एरोप्लेन है, वो एवरी सिंगल रफ़ाइल एरोप्लेन इज़ अ फाइटर जेट, इज़ अ फाइटर एरोप्लेन, ठीक है। इसमें फाइटर एरोप्लेन्स की तमाम की तमाम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स इसमें मौजूद होंगे। प्लस इसके अलावा जो है इसके अपने खुद के भी फीचर्स होंगे जो कि हर एक रफ़ाइल एरोप्लेन को मिराज एरोप्लेन से डिस्टिंग्विश करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो मैं अगर ये कहूँ कि every single Mirage aeroplane is a fighter aeroplane and every single fighter aeroplane is an aircraft, तो ये गलत नहीं होगा। every single Rafale aeroplane is a fighter aeroplane and every single fighter aeroplane is an aircraft, ठीक है। every single aeroplane made by the Airbus company is a civilian aircraft and every single civilian aircraft, whether it is an Airbus or whether it is a Boeing aircraft, ठीक है, it is also a aeroplane, it is also an aircraft। तो ये जो लफ्ज is a है ना, ये इनहेरिटेंस को एक दूसरा नाम भी देती है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं is a रिलेशनशिप भी, ठीक है। तो इसको कंसिडर कर ले जी, एयरक्राफ्ट आपके पास लेट्स सपोज एक क्लास है, ठीक है। और ये क्लास हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरेंट क्लास। और ये जो आपकी जो दो क्लासेस हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट, ये चूंकि आपकी इस एयरक्राफ्ट वाली क्लास से बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिराइव कर रही हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट कर रही हैं। लिहाजा आपकी सिविलियन वाली जो क्लास है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी क्लास है, तो सिविलियन वाली क्लास और फाइटर वाली क्लास जो है, ये मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट वाली क्लास की चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। दीज आर टू चाइल्ड क्लासेस। इसी तरीके से जो फाइटर एरोप्लेन वाली क्लास है, इसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो मिराज ने भी लिए हुए हैं, बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो राफाइल ने भी इनहेरिट किए हुए हैं। प्लस मिराज वाली क्लास और राफाइल वाली क्लास जो है, इसके अंदर इसके अपने खुद के भी कुछ फीचर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे को, जिसकी वजह से ये दो डिफरेंट जो एरोप्लेन्स हैं, दीज आर डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, फ्रॉम वन अनदर बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, ठीक है। तो फाइटर एरोप्लेन जो है, ये अगर एक क्लास है, तो आपकी मिराज जो है वो इसकी चाइल्ड क्लास है, राफाइल जो है वो इसकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। इसी तरीके से सिविलियन क्लास की जितने भी फीचर्स हैं वो एयरबस के अंदर भी हैं, वो बोइंग के अंदर भी हैं, लेकिन एयरबस की अपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड फीचर्स भी हैं, और जो बोइंग एयरक्राफ्ट है उसके अपने भी कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं जो कि एक दूसरे को आपस में, जिसकी वजह से ये दोनों एयरक्राफ्ट्स आपस में, या कंपनीज के एयरक्राफ्ट्स आपस में जो है वो डिस्टिंग्विश कर रही होती हैं, ठीक है।
तो आपकी चूंकि सिविलियन की क्लास है, तो तमाम के तमाम सिविलियन क्लास के अंदर मौजूद जो फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी एयरबस ने भी ले ली, बोइंग ने भी ले ली। तो एयरबस जो है वो कहलाएगी आपकी सिविलियन क्लास की चाइल्ड क्लास, ठीक है, और बोइंग कहलाएगी आपकी सिविलियन जो एरोप्लेन क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास। अगर मैं ये कहूँ कि एवरी सिंगल मिराज एरोप्लेन इज अ फाइटर एरोप्लेन, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के दरमियान में इज अ रिलेशनशिप। एवरी सिंगल राफेल एरोप्लेन इज अ फाइटर एरोप्लेन, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड एज एन इज अ रिलेशनशिप। और इसी तरीके से एवरी सिंगल फाइटर एरोप्लेन इज एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो ये आपकी चाइल्ड क्लास है। फाइटर एरोप्लेन या फाइटर्स की जो क्लास है ये आपकी चाइल्ड क्लास है और ये उसकी पेरेंट क्लास है। इसी तरीके से सिविलियन आपकी चाइल्ड क्लास है और इसकी जो पेरेंट क्लास है दैट इज द एयरक्राफ्ट क्लास, ठीक है। ओके, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या मोस्टली तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो पेरेंट क्लास है उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं और उसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो एयरक्राफ्ट की जो क्लास है ये सिविलियन और फाइटर जो क्लास है इसके लिए ये क्या कहलाती है, पेरेंट क्लास। ना सिर्फ हम इसको पेरेंट क्लास कह सकते हैं बल्कि ये आपकी सुपर क्लास भी कहलाई जा सकती है और ये आपकी बेस क्लास भी कहलाई जा सकती है। उसी तरीके से जो चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट क्लास की दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक सिविलियन है एक फाइटर है। तो चाइल्ड क्लासेस को आप जो है सब क्लास भी कह सकते हैं, इसको आप डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट की क्लास और सिविलियन और फाइटर क्लास के दरमियान में पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनके दरमियान में सुपर क्लास एंड सब क्लास रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट consists the relationship between the aircraft plane the class aircraft and civilian and fighter class is base class and derived class relationship, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको इनहेरिटेंस का यहाँ पे इस सिनारियो के थ्रू समझा पाया होऊंगा। अब हम चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि जावा के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि नेटबीन्स जो है वो मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है, मैं इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट बना दूंगा, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं इनहेरिटेंस रख दूंगा, ठीक है। आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको जो नाम दिया है वो इनहेरिटेंस का दिया है और इसके अंदर मैं इस तरह करूंगा कि फिलहाल मैं मेन क्लास जो है वो नहीं बना रहा और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट मेरा जो है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट है, बाकी के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं मैं इनको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इनहेरिटेंस का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपका इनहेरिटेंस का प्रोजेक्ट है। सोर्स पैकेजेस को मैंने डबल किया, इसमें एक पैकेज है डिफॉल्ट पैकेज विच इज़ एम्प्टी, मैंने कोई क्लास इसमें नहीं बनाई थी, ठीक है। तो इसके अंदर हम इस तरह से कर लेते हैं कि मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मैं न्यू के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार जावा की ना एक क्लास बनानी है, जावा की क्या बनानी है, एक क्लास बनानी है, और इस क्लास का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय। क्लास का नाम मैंने क्या रखा, एम्प्लॉय, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे जो है कुछ कमेंट्स लिखे हुए होंगे, मैं इन कमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ और अपनी ये जो क्लास है जिसका नाम एम्प्लॉय है, मैं इसका जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके जी, तो मैं बेसिकली करूँगा ये कि अपनी जो एम्प्लॉय वाली जो क्लास है मैं इसको ना पेरेंट क्लास बनाऊंगा। मींस कि मैं इसकी एक तो मैं इसको एक दफ़ा मैं इसको सारा का सारा इस एम्प्लॉय क्लास को मैं डिफ़ाइन कर दूंगा, ठीक है। जब एम्प्लॉय की क्लास डिफ़ाइन हो जाएगी तो फिर मैं इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा और हम देखेंगे कि जावा के अंदर जो है वो चाइल्ड क्लास किस तरीके से बनेगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम प्रैक्टिकली जो है वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसको किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है इनसाइड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसका सिंटेक्स जो है इनहेरिटेंस का वो सी प्लस प्लस के सिंटेक्स से डिफरेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज द सेम, बिहाइंड द सीन द कॉन्सेप्ट इज सेम, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। सिर्फ ये है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर फ़र्क है और इसका जो सिंटेक्स है सिंटेक्स के अंदर डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं इस क्लास के
सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉई की जो क्लास है, एम्प्लॉई की क्लास के मैं जो इसके अंदर मैं दो डेटा मेंबर्स जो है वो डिफाइन करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहा हूँ प्रोटेक्टेड का, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा होगा वो पब्लिक पढ़ा होगा या प्राइवेट पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम आज इसी लेक्चर के लास्ट के अंदर बात करेंगे, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो हम बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो जब हम इस एम्प्लॉय क्लास की जब हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे, तो मैं ये चाहूँगा कि चाइल्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इस इन डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड इंटीजर, एक तो हम इसका आईडी डिक्लेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम, यानी कि इसके अंदर ये दो डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद मैं इसका जो इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको मैं यहाँ पे जो हूँ लिख देता हूँ। इसका जो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, नाम इसका ऑब्वियसली एम्प्लॉय ही होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम आपकी जो क्लास का नाम है वो और आपके कंस्ट्रक्टर का नाम वो सेम होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो कंस्ट्रक्टर है मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, लेट सपोज आईडी इज इक्वल टू 0 एंड नेम इज इक्वल टू नॉट सेट। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसका बना लेते हैं एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी, ठीक है, एम्प्लॉय के नाम से ही इंटीजर आई कॉमा स्ट्रिंग एन, ठीक है। इसको दो आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे और ये जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो आई में आके स्टोर होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो इसके वेरिएबल एन में आके स्टोर होगा, और आई की वैल्यू जो है वो बेसिकली इस एम्प्लॉय के आईडी में आके स्टोर होगी, और एन वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो इस एम्प्लॉय के नेम वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। मैं ये वाइट स्पेसेस जो है इनको रिमूव कर लेता हूँ। ओके जी। अब आपके पास बेसिकली एम्प्लॉय की जो क्लास है इसके अंदर टोटल आपके पास दो डेटा मेंबर्स हैं। तो हर एक डेटा मेंबर की वैल्यू सेट करने के लिए और हर एक डेटा मेंबर की वैल्यू को गेट करने के लिए आपके पास जो है वो दो मेंबर फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं बना लेता हूँ कि पब्लिक है ये, रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर है और इसका नाम मैं रख देता हूँ गेट आईडी, ठीक है। और गेट आईडी जो है वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा आईडी की वैल्यू। इसी तरीके से मैं आईडी की वैल्यू सेट करने के लिए एक डेटा मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा तो ये वैल्यू जो है वो इस आईडी वेरिएबल के अंदर उठा के रख देगा। इसी तरीके से मेरे पास एक नेम की फील्ड भी है, ठीक है। एम्प्लॉय की जो नेम है उसकी भी मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है, जिसका नाम है नेम। मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इसका जो नाम है इस वेरिएबल का वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम कर देता हूँ। यहाँ पे भी फिर मुझे ऑब्वियसली चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर लेता हूँ, और एक चेंज जो है वो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो पब्लिक वॉइड सेट आईडी हो गया। ओके, अब नेम की वैल्यू गेट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ये गेट करेगा, और इसको मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है जी इस मेंबर फंक्शन का गेट नेम, और ये जो है वो रिटर्न करेगा एम्प्लॉय नेम की वैल्यू आपको क्या करके देगा, रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए मैं एक मेंबर फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है जी सेट नेम, और इसको मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँगा, और ये स्ट्रिंग वैल्यू लेके क्या करेगा कि इसको एम्प्लॉय नेम वाली फील्ड में असाइन कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है जी डिस्प्ले, ठीक है। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, इस एम्प्लॉय का जो नाम है और एम्प्लॉय का जो की जो आईडी है वो हमें डिस्प्ले करके देगा, लेकिन डिस्प्ले करने से पहले हमें ये एक मैसेज देगा, ठीक है। हमें एक मैसेज देगा कि इन साइड दी
डिस्प्ले मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये मुझे उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे एम्प्लॉय की जो आईडी की वैल्यू है वो डिस्प्ले करके दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दी आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर, और आईडी की वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे गेट आईडी का मैंने फंक्शन बनाया हुआ था, उस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। और फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैं उसकी नेम की वैल्यू देखना चाहूँगा। द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज़, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर, और यहाँ पे गेट नेम का मैंने मेथड ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस मेथड को मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, और इस तरीके से मेरा ये जो डिस्प्ले का मेथड है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, इसके बाद मैं एक काम करूँगा, एक स्पेशलाइज्ड किस्म का मेथड है जिसका नाम है जी टू स्ट्रिंग। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग होती है, और इस फंक्शन का नाम या इस मेथड का नाम जो है वो टू स्ट्रिंग है। और टू स्ट्रिंग के अंदर मैं सबसे पहले तो मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैसेज दूंगा कि इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जी रिटर्न करो, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो एक्चुअली स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न करो गेट आईडी प्लस, या एक सेकेंड इस तरह कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे कि रिटर्न करो कि आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज गेट आईडी, और फिर उसके बाद प्लस बैक स्लैश एन मीन्स के नेक्स्ट लाइन के ऊपर फिर प्रिंट करो कि नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, और स्पेस देने के बाद यहाँ पे गेट नेम का फंक्शन जो है उसको कॉल कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि हम कह रहे हैं यार रिटर्न करो इस स्ट्रिंग को आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज, इसको ना गेट आईडी जो भी आपको वैल्यू रिटर्न करके देती है ना उसके साथ कॉन्केटिनेट करो, और इसको फर्दर आगे कॉन्केटिनेट करो इस स्ट्रिंग के साथ जिसमें लिखा है बैक स्लैश एन मीन्स के नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर न्यू लाइन नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, और नेम ऑफ एम्प्लॉय इज को आगे फिर फर्दर कॉन्केटिनेट करो। ये जो गेट नेम का फंक्शन है ये जो भी आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है उसके साथ आप इसको कॉन्केटिनेट कर दो। ठीक है, और ये कंप्लीट जो स्ट्रिंग है जो कि कॉन्केटिनेट होके कंप्लीट एक स्ट्रिंग बन जाएगा, तो इस स्ट्रिंग को ना रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न करो वहां रिटर्न करो जहां पे आप इस टू स्ट्रिंग के फंक्शन को क्या कर रहे होते हो, टू स्ट्रिंग के फंक्शन को आप जहां पे कॉल करोगे तो आपका ये जो स्ट्रिंग होगा ये वहां पे रिटर्न हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, ये जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन है ये मेरा इस क्लास का जो एम्प्लॉय क्लास है इस एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन नहीं है। असल में ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है ये जावा की एक क्लास है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद अ कैपिटल ओ, OBJECT। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हजारों की तादाद में बिल्ट इन क्लासेस हैं। तमाम क्लासेस की जो पेरेंट क्लास है जो सुपर क्लास है वो आपकी ऑब्जेक्ट की क्लास है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वाहिद एक ऐसी बिल्ट इन क्लासेस में से वाहिद एक ऐसी क्लास है जिसकी कोई पेरेंट क्लास नहीं है। ठीक है, और उस क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट की क्लास, यानी कि तमाम की तमाम जावा की जो क्लासेस हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास से डिराइव हुई हुई हैं, इनहेरिट हुई हुई हैं। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये मेथड पड़ा है टू स्ट्रिंग का मेथड, और यहाँ पे ये जो टू स्ट्रिंग का मेथड है मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर हम नेक्स्ट
क्लास के अंदर जो है वो मजीद डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप ये समझें कि मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि भाई ये जो मेथड आपने यहाँ पे डिफाइन किया है ना, टू स्ट्रिंग जिसका नाम है, ये आपकी इस एम्प्लॉय की क्लास के अंदर है, पहली चीज। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास के अंदर। और आपकी एम्प्लॉय की जो क्लास है ना, ये बाय डिफॉल्ट इस टाइम पर इसकी जो पेरेंट क्लास है वो ऑब्जेक्ट की क्लास है। ठीक है, इसकी जो पेरेंट क्लास है वो कौन सी क्लास है? ऑब्जेक्ट की क्लास। तो पेरेंट क्लास का मेथड है टू स्ट्रिंग, मैं उसको चाइल्ड क्लास के अंदर जिसका नाम एम्प्लॉय की क्लास है, मैं उसके अंदर दोबारा से इसको क्या कर रहा हूं? अगेन आई एम रीडिफाइनिंग दिस मेथड, द मेथड विच एग्जिस्ट्स इन द पेरेंट क्लास ऑफ दिस एम्प्लॉय क्लास, यानी कि एम्प्लॉय क्लास जो है वो यहाँ पे चाइल्ड क्लास है और इसकी पेरेंट क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट की क्लास है। और चाइल्ड क्लास के अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लास के किसी मेथड को रीडिफाइन कर रहा हूँगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। और हम मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर मजीद आगे चल के नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी हम उसके अंदर मजीद डिस्कस उसको करेंगे। ओके जी, तो यहाँ तक तो आपकी जो एम्प्लॉय की क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। दोबारा बताता चलूँ, यहाँ पे मैं कमेंट्स में भी लिख देता हूँ कि दिस क्लास विल बी आवर आवर पेरेंट क्लास, ये हमारी पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, तो ये तो हमने पेरेंट क्लास बनाई। अब चलते हैं अपनी चाइल्ड क्लास की तरफ और चाइल्ड क्लास को हम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो चाइल्ड क्लास को चलते हैं डिफाइन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। इसके डिफ़ॉल्ट पैकेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू के ऑप्शन में आऊंगा और यहाँ पे जावा क्लास के ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। इसमें आपसे कह रहे हैं कि क्लास का नाम क्या होना चाहिए, तो मेरी जो नई क्लास है उसका नाम मैं रख देता हूँ टीचर और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। ये आपकी जो क्लास है वो एक डिफाइन हो गई है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि यार ये जो टीचर की जो क्लास होगी या जो मैं क्लास अभी डिफाइन करने लगा हूँ, ये बेसिकली मैं चाहूँगा कि ये एम्प्लॉय क्लास जो है वो इसकी पेरेंट क्लास बन जाए और ये जो है एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लास बन जाए। तो यानी कि इनहेरिट हो जाए आपकी ये जो टीचर जो आपके एम्प्लॉय क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, जितने भी इसके मेंबर फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है मैं चाहता हूँ कि टीचर क्लास को भी इनहेरिट हो जाएं। ठीक है, तो टीचर क्लास को जो एम्प्लॉय की क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास बनाने के लिए आपको कीवर्ड चाहिए होगा। ठीक है, उस कीवर्ड को कहते हैं एक्सटेंड्स का कीवर्ड। ठीक है, एक्सटेंड्स और आगे अपनी जो आपकी पेरेंट क्लास होगी, आप अपनी उस पेरेंट क्लास का जिसका नाम एम्प्लॉय है यहाँ पे इस केस में, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दूंगा। तो अभी आपकी जो टीचर की जो क्लास है वो बेसिकली एम्प्लॉय क्लास की जो है वो चाइल्ड क्लास बन गई है। तो जब ये यानी कि इसमें इनहेरिटेंस हो, इसमें यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया कि आपकी एम्प्लॉय की क्लास के तमाम जो फीचर्स हैं, एम्प्लॉय की क्लास के अंदर तमाम के तमाम जो डेटा मेंबर्स हैं, जो मेंबर फंक्शंस हैं, वो टीचर क्लास को भी अब अवेलेबल हैं। ठीक है, वो टीचर क्लास के भी मेंबर फंक्शंस बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टीचर क्लास के अंदर अब ये तो नहीं हो सकता ना कि टीचर क्लास जो है वो बस एम्प्टी तो नहीं हो सकती, यानी कि उसके अपने खुद के भी कुछ फीचर्स होंगे, खुद के भी उसके कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, खुद के भी उसके कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। वरना तो फिर मुझे ये टीचर क्लास बनाने की ज़रूरत ही क्या थी अगर मैं इस चाइल्ड क्लास को बना देता और इसको मैं एम्प्टी रख देता। जस्ट एक्सटेंड करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर क्लास की भी कुछ मैं यहाँ पे इसके अंदर एक डेटा मेंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइवेट होगा वो डेटा मेंबर। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग और इसका मैं नाम रख देता हूँ इस मेथड इस डेटा मेंबर का क्वालिफिकेशन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि ये बस एक यही एक इसके अंदर मैं डेटा मेंबर जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका जो कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो मैं यहाँ पे डिफाइन करने लगा हूँ। पब्लिक क्लास का चूंकि नाम है टीचर। ठीक है, और ये क्या करेगा कि इसके बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू नथिंग लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो क्वालिफिकेशन वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो क्या कर देगा, उसमें नथिंग पुट कर देगा। इसी तरीके से इसका पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो भी हम डिफाइन करते हैं, पब्लिक टीचर।
पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ड्यू टू दिस एक्सटेंड्स कीवर्ड, आपकी एम्प्लॉय क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स थे, मैं यहाँ पे आपको रिविजिट करा देता हूँ। एम्प्लॉय क्लास के अंदर ना ये दो डेटा मेंबर्स थे, ठीक है। एक का नाम है आईडी जो कि इंटीजर है, एक का नाम है एम्प्लॉय नेम जो कि स्ट्रिंग है। ये दोनों के दोनों डेटा मेंबर्स ड्यू टू इनहेरिटेंस आपकी टीचर क्लास को भी अब अवेलेबल हो गए हैं। यानी कि टीचर क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो उसमें खाली क्वालिफिकेशन का वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल 3 वेरिएबल्स होंगे। एक का नाम आईडी होगा, एक का नाम एम्प्लॉय नेम होगा और एक का नाम क्वालिफिकेशन होगा। तो लिहाजा यहां पर आपका जो पैरामीटर्स वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा, मैं इसको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा, बिकॉज द टीचर क्लास नाउ कंटेन्स 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इंटीजर आई, स्ट्रिंग एन एंड स्ट्रिंग क्यू, ठीक है। और यहां पे मजीद आगे जाने से पहले एक चीज आपको बताता चलूं कि जब भी टीचर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी टीचर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये इसके अंदर ये जो जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज स्टेटमेंट्स नाउ, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि जब भी टीचर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो टीचर क्लास जो होगी वो क्या करेगी, वो अपने पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करेगी। टीचर क्लास का जो पेरेंट क्लास है उसका नाम एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर जो होगा ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो पहले चलेगा और वो आईडी वेरिएबल में 0 डाल देगा और एम्प्लॉय नेम वेरिएबल के अंदर नॉट सेट डाल देगा। और जब वो कंस्ट्रक्टर चल चुका होगा, यानी कि जब ये दो स्टेटमेंट्स चल चुकी होंगी, तो फिर कंट्रोल वापस आएगा इस टीचर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर और यहां पे ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, the first statement which will be executed would be a call to the parent class default constructor। सबसे पहले जब टीचर क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, तो क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू नथिंग, ये स्टेटमेंट पहले नहीं चलेगी, बल्कि इससे पहले इसकी जो पेरेंट क्लास है उस पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एक कॉल चली जाएगी। यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ऑफ द एम्प्लॉय क्लास ऑफ द पेरेंट क्लास। और जब वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंप्लीटली चल चुका होगा, तो फिर बारी आएगी इस स्टेटमेंट की क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू नथिंग की। अच्छा जी, ये तो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में जब भी हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास का, तो पेरेंट क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, उसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि यहाँ पे आपका पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर है, इट इज नॉट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस केस के अंदर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर और चाइल्ड क्लास के पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक कॉल भिजवाए। तो कॉल करने का तरीका क्या है, जस्ट आप एक कीवर्ड लिख लें सुपर, और यहां से आप आई की वैल्यू और एन की वैल्यू भिजवा दें। और ये सुपर का कीवर्ड क्या करेगा, ये सुपर का कीवर्ड जो है ये आपके एम्प्लॉय क्लास के, यानी कि पेरेंट क्लास के पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना शुरू कर देगा। और सुपर के कीवर्ड में आपने दो वैल्यूज भिजवाई हैं, आई और एन। आई जो है वो इंटीजर है, एन जो है वो स्ट्रिंग है। आई की वैल्यू और एन की वैल्यू उठा के इस आई यानी कि पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल आई और एन में उठा के डाल देगा। और आई की वैल्यू आईडी में चली जाएगी और एन की वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय नेम में चली जाएगी। जब आपका ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल चुका होगा, जब आपके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल चुका होगा, तो फिर कंट्रोल वापस आएगा इस चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर। और चाइल्ड क्लास का ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, अब देखिए टीचर क्लास जो है, टीचर क्लास के अंदर जो है 3 डेटा मेंबर्स हैं। 2 डेटा मेंबर्स तो इसको मिल गए एम्प्लॉय क्लास से, आईडी और एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और आईडी और एम्प्लॉय नेम के अंदर वैल्यूज तो चली गई विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। आपने यहाँ पे पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल किया ना, तो आपकी आईडी की वैल्यू और टीचर की नेम की वैल्यू जो है वो तो चली गई और सेट हो गई। अब यहाँ पे बारी आती है क्वालिफिकेशन वेरिएबल की। तो क्वालिफिकेशन वेरिएबल जो कि टीचर क्लास का अपना खुद का वेरिएबल है,
उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और ये जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है या तीसरी वैल्यू आप जो यहाँ पे पास कर रहे हो वो बेसिकली टीचर क्लास के क्वालिफिकेशन वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है जी डिस्प्ले वाले फंक्शन की। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो या मेंबर फंक्शन जो है उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है, वॉइड है। उसका नाम जो है वो डिस्प्ले है। ठीक है, और डिस्प्ले फंक्शन जो है अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया हुआ भी था पेरेंट क्लास के अंदर, यानी कि एम्प्लॉय क्लास में भी हमने ये बनाया हुआ है ना डिस्प्ले का मेथड। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिखा था इनसाइड द डिस्प्ले मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, तो डिस्प्ले का मेथड तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे इस डिस्प्ले के मेथड को जो कि पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड है, मैं इसको चाइल्ड क्लास के अंदर रीडिफाइन कर रहा हूं और इस प्रोसेस को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहली स्टेटमेंट तो मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इनसाइड द डिस्प्ले मेथड ऑफ टीचर क्लास। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ चाइल्ड क्लास, क्योंकि टीचर क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे ना आईडी और नेम की वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए तो डिस्प्ले मेथड ऑलरेडी बना हुआ है जो कि आपको ये देखें आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज आईडी की वैल्यू दिखा रहा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नेम की वैल्यू दिखा रहा है। तो क्यों ना मैं यहीं पर ही इसी डिस्प्ले मेथड के अंदर ही मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखूं कि मैं पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड को यहां से कॉल कर सकूं। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल लिख दूंगा सुपर डॉट डिस्प्ले। तो सुपर डॉट डिस्प्ले मैंने लिखा, तो सुपर डॉट डिस्प्ले से ये होगा कि जो पेरेंट क्लास का जो डिस्प्ले मेथड है ये चलना शुरू हो जाएगा, और इसकी जो तीन जो स्टेटमेंट्स हैं ये तीन स्टेटमेंट्स चलना शुरू हो जाएंगी, और आपको आईडी की वैल्यू नजर आ जाएगी, आपको नेम की वैल्यू नजर आ जाएगी। और आखिर में क्या है, टीचर के अंदर तो तीन वेरिएबल्स हैं, सिर्फ आईडी और नेम थोड़ी है, इसके अंदर तो क्वालिफिकेशन भी है। तो क्वालिफिकेशन के लिए या उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो चाइल्ड क्लास का जो डिस्प्ले मेथड है, यानी कि जो टीचर क्लास का जो डिस्प्ले मेथड है, मैं इसके अंदर लिख दूंगा, यूजर को मैसेज दे दूंगा कि दी क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय इज, यानी कि टीचर भी तो एम्प्लॉय ही है ना। ठीक है, इफ एम्प्लॉय इज, और क्वालिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन वेरिएबल का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो डिस्प्ले का मेथड है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो एम्प्लॉय की जो क्लास थी जो कि पेरेंट क्लास थी, इसके अंदर एक मेथड मैंने बनाया था टू स्ट्रिंग का मेथड। ठीक है, तो अब इस टू स्ट्रिंग के मेथड को मैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर जो कि टीचर की क्लास है, मैं उसके अंदर इसको क्या कर लेता हूँ, रीडिफाइन कर लेता हूँ, इसको मैं ओवरराइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, और इसकी रिटर्न टाइप हमेशा टू स्ट्रिंग मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो हमेशा स्ट्रिंग होती है। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सबसे पहले तो मैं इसमें लिखूंगा कि इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ, इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ टीचर क्लास के, मैं अभी इस टाइम पे ना टीचर क्लास के अंदर जो टू स्ट्रिंग का मेथड है मैं उसको इस टाइम पे एक्सेस कर रहा हूं। ओके जी, और यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एस टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे सबसे पहले जो सुपर क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं। सुपर क्लास मीन्स कि आपकी जो पेरेंट क्लास है, यानी कि ये करंट जो क्लास है ना आपकी, इसका नाम टीचर है और इसकी जो पेरेंट क्लास है ना वो एम्प्लॉय है। तो मैं उसके ना पेरेंट क्लास के यानी कि एम्प्लॉय क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर रहा हूं। तो जब टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा पेरेंट क्लास का तो आपको प्रिंट होगा इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, और ये जो वैल्यूज है ना सारी के आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज और उसकी आईडी, और नेम ऑफ एम्प्लॉय इज और उसकी उसकी नेम की वैल्यू ये रिटर्न हो जाएगी। ये कहाँ रिटर्न होगी जी, ये इस ये यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो टू स्ट्रिंग मेथड है इसके अंदर ये जो एस टी वेरिएबल मैंने बनाया है इसमें आके रिटर्न हो जाएगी। अब मैं फर्दर क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार रिटर्न करो एस टी जो स्ट्रिंग है उसको प्लस
और आखिरी आपका जो तीसरा जो वेरिएबल है या जो डेटा मेंबर है इस क्लास का वो क्वालिफिकेशन है, तो उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले कर दो। क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज, और यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन का वेरिएबल है, आप उसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से एक्सेस कर लें। तो टू स्ट्रिंग का मेथड क्या करेगा, टू स्ट्रिंग का मेथड आपको यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये आपको इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ द टीचर क्लास ये प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद ये सुपर डॉट टू स्ट्रिंग मीन्स के ये आपके पेरेंट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा और आपको एक मैसेज आएगा इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, और उसके बाद ये जो भी सारा का सारा जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाएगा, और वो रिटर्न होके चाइल्ड क्लास के अंदर ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है st के नाम से जो कि स्ट्रिंग टाइप का है यहाँ पे आके रिटर्न हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ फर्दर इस चाइल्ड क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर से रिटर्न कर रहा हूँ st जो कि स्ट्रिंग ऑलरेडी रिटर्न हुआ है फ्रॉम द पेरेंट क्लास, प्लस यानी कि कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ इसको और मैं लिख रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज, और जो क्वालिफिकेशन है एम्प्लॉय की वो यहाँ पे मुझे क्वालिफिकेशन वेरिएबल से डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्वालिफिकेशन से पहले एक \n लगा देता हूँ ताकि क्वालिफिकेशन की वैल्यू जो है वो मुझे तीसरी लाइन के ऊपर मुझे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस हम इसमें कर चुके हैं। आपकी जो चाइल्ड क्लास है ये कम्प्लीटली जो है वो कम्प्लीटली तौर पे तैयार हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो पेरेंट क्लास थी वो भी कंप्लीट थी पहले से ही। ठीक है, इसको मैं अपने इस प्रोग्राम को जो है वो सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि मैंने तो बस एक पेरेंट क्लास बनानी थी, उसका नाम मैंने रखा एम्प्लॉय, और एक मैंने उसकी चाइल्ड क्लास बनानी थी जिसका नाम मैंने रखा टीचर। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसके मेथड्स को कॉल करना है, इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो उसके लिए तो मुझे मेन क्लास चाहिए होगी, यानी कि वो क्लास मुझे चाहिए होगी जिसके अंदर मेरा मेन फंक्शन मौजूद हो। तो मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट इनहेरिटेंस जिसका नाम है मैं इसमें जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करूँगा और डिफ़ॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू का ऑप्शन क्लिक करूँगा और जावा की एक नई क्लास बनाऊँगा और इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट। ये मेरी मेन क्लास होगी, ये मेरी मेन क्लास होगी। ठीक है, इसके ऊपर जो भी कमेंट्स हैं उन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिक क्लास टेस्ट, जब तक इसके अंदर मेन मेथड डिफाइन नहीं होगा ये आपका मेन क्लास बन नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें स्ट्रिंग टाइप की एक अरे, ठीक है, जिसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी हम कहते हैं, ये पास कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो मेन फंक्शन होगा, ये मेन फंक्शन आपका जो है वो रेडी हो जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। और ये देख लें मैंने ये जो एम्प्लॉय बनाया है ये मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के जो हैं मेथड्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे डिस्प्ले का मेथड है इसको कॉल कर लेते हैं और टू स्ट्रिंग का जो मेथड है इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट क्लास के अंदर यहीं पर ही मैं लिख देता हूँ ई डॉट डिस्प्ले। ठीक है, और ई डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। पहले जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा प्रोग्राम कि क्या आपकी मेन क्लास का नाम टेस्ट है। ठीक है, मुझसे कंफर्म करेगा तो मैं कहूँगा यस, इसका नाम जो है ना वो टेस्ट ही है। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपका थोड़ी सी देर बाद प्रोग्राम जो है वो आपका चलना शुरू हो जाएगा और आउटपुट विंडो के ऊपर यहाँ पे आउटपुट विंडो के ऊपर आपको आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने एम्प्लॉय क्लास का एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस किस में आके स्टोर हुआ, वेरिएबल ई के अंदर। और एम्प्लॉय का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ, यानी कि उसका मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर चलते हैं। एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि वो एम्प्लॉय क्लास के नए ऑब्जेक्ट की आईडी वेरिएबल की वैल्यू में क्या पुट करेगा, 0, और उसकी एम्प्लॉय नेम वाले वेरिएबल में क्या पुट करेगा, नॉट सेट। एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे उसके, यानी कि उसके दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक का नाम होगा आईडी और एक का नाम होगा एम्प्लॉय नेम। और इसका ये जो
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसका काम ही यही है कि वो आईडी की वैल्यू इसको असाइन करे और एम्प्लॉय नेम जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू जो है वो उसके अंदर असाइन कर दे। तो ये काम इसने कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं ई डॉट डिस्प्ले, यानी कि आपका ये जो वेरिएबल ई है जो कि एम्प्लॉय क्लास का वेरिएबल है, और इस वेरिएबल ई के अंदर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड के ऊपर जो एम्प्लॉय क्लास का जो नया ऑब्जेक्ट बना है उस नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर पड़ा है। ठीक है, ई डॉट डिस्प्ले। अब देखें डिस्प्ले का मेथड यहाँ पे चलेगा, एम्प्लॉय क्लास का डिस्प्ले का मेथड चलेगा, और स्क्रीन पे आपको प्रिंट होके नजर आएगा सबसे पहले कि इनसाइड द डिस्प्ले मेथड, ठीक है, इनसाइड द डिस्प्ले मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। तो यहाँ पे आपकी आउटपुट विंडो है, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इनसाइड द डिस्प्ले मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपको प्रिंट होकर नजर आएगा द आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज। अब आईडी वेरिएबल में क्या वैल्यू गई है भाई, आईडी वेरिएबल में तो 0 गई है क्योंकि आपने एम्प्लॉय क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो आपने कॉल किया था, तो आईडी में 0 गई और एम्प्लॉय नेम में नॉट सेट। तो यहां पे आपका जो एम्प्लॉय का जो डिस्प्ले मेथड है वो आपको प्रिंट करके देगा कि द आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 0, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है द आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज, ये आपको गेट आईडी का मेथड जो चल रहा है, तो गेट आईडी का मेथड कॉल कर रहा है, और गेट आईडी के मेथड में कुछ नहीं लिखा। गेट आईडी के मेथड में सिर्फ ये लिखा है कि भाई आईडी की वैल्यू रिटर्न कर दो, तो आईडी में तो 0 पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 0 रिटर्न करके दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ आएगा कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज गेट नेम का फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे गेट नेम का फंक्शन जब कॉल होगा तो वो आपको एम्प्लॉय नेम की वैल्यू रिटर्न करके देगा, और एम्प्लॉय नेम में तो नॉट सेट पड़ा हुआ है। तो आउटपुट विंडो में आते हैं, यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट सेट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट सेट। उसके बाद मैं चलता हूं अपने मेन फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे मैंने ये जो टू स्ट्रिंग जो फंक्शन है जो कॉल किया है वो मैंने कॉल किया है किसका, एम्प्लॉय क्लास का। एम्प्लॉय क्लास का मैंने टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया, तो इनसाइड द टू स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट विंडो में आप आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। लेकिन यहाँ पे जो टू स्ट्रिंग मेथड है आपका, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ठीक है, या मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसमें तो कह रहा है कि यार रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज, आईडी की वैल्यू रिटर्न करो, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, यानी कि एम्प्लॉय का जो नाम है वो रिटर्न करो। लेकिन आउटपुट विंडो के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जस्ट ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो स्टेटमेंट है ये तो इसने प्रिंट कर दी, लेकिन इसने मुझे ये जो स्ट्रिंग है ये रिटर्न करके नहीं दिया, यानी कि आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज आईडी और नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज गेट नेम, उसकी एम्प्लॉय नेम वेरिएबल की वैल्यू वो उसने मुझे रिटर्न करके नहीं दी। तो क्या ऐसा हम यहाँ पे लिखें अपने मेन मेथड के अंदर कि आपका टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो कंप्लीटली चलना शुरू हो जाए। तो दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने टू स्ट्रिंग मेथड को कंप्लीटली देख पाएंगे, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे जब टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया है एम्प्लॉय क्लास के, तो इसने मुझे ना जस्ट ये मैसेज दिया कि इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, उसने मुझे ये जो स्ट्रिंग है कंप्लीट, ये जो स्ट्रिंग आपको नजर आ रहा है जो हाईलाइटेड है इस टाइम पे, ये स्ट्रिंग इसने मुझे रिटर्न करके नहीं दिया। तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। नंबर वन, या तो हम ये कर सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर इस ई डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल कर लें। ठीक है, तो तब भी हमारा काम हो जाएगा। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। इनसाइड द डिस्प्ले मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। द आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 0, द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट सेट, और यहाँ पे हमें प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर ये आउटपुट यहाँ तक नजर आ रहा था कि इनसाइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, लेकिन आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 0 एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट सेट, ये आपको नजर नहीं आ रहा था। ये बेसिकली आपका वो वाला स्ट्रिंग है, यहाँ पे आउटपुट विंडो में ये जो लिखा हुआ है ना कि आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 0 एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट सेट, ये बेसिकली आपका ये वाला स्ट्रिंग है जो कि एम्प्लॉय क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड ने रिटर्न करना है आपको कि आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज गेट आईडी। और गेट आईडी मेथड क्या करेगा, गेट आईडी मेथड जो है जस्ट आपको आईडी वेरिएबल की वैल्यू
रिटर्न करके देगा, जो कि जीरो है इस केस में, क्योंकि आपने जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया है। नेक्स्ट, टू स्ट्रिंग मेथड में फिर कॉन्केटिनेशन होगी, अगला स्ट्रिंग इसके साथ कॉन्केटिनेट होगा विच इज बैकस्लैश n, यानी कि नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, और गेट नेम का फंक्शन कॉल होगा और गेट नेम का फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा गेट नेम का जो फंक्शन है, जो मेंबर फंक्शन है, वो आपको रिटर्न करके देगा एम्प्लॉय नेम की वैल्यू। और एम्प्लॉय नेम की वैल्यू जो है वो बराबर है किस चीज के, नॉट सेट के, क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय क्लास का वो आपने बनाया था विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने बनाया था, तो इस वजह से ये यहाँ पे आपको नॉट सेट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन है ये चल गया। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है फिर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से हम बनाएंगे, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, किस तरीके से कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो मज़ीद हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे एज एन इनहेरिटेंस पार्ट 2। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर हम मजीद कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस से रिलेटेड। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस जगह पे आपको सब्सक्राइब का जो है वो एक बटन नज़र आ जाएगा रेड कलर का, उस बटन को क्लिक करते ही आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जो है प्लीज़ फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड जो है यूट्यूब के ऊपर ही देखें, डाउनलोड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको आप फ्यूचर के अंदर कहीं पर भी जब भी आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप प्लीज़ सारी की सारी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देखें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।